सर आप एक केस और बता रहे थे बुलंदशहर का ऑफ कैमरा, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या केस है? हाँ, वाकई वो अपना आप में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। बड़ा अगर आप सुनेंगे उसके बारे में तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। ये केस है उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का, और एक लड़की ट्यूशन पढ़कर अपने घर जा रही थी। रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये तारीख थी 2 जनवरी साल 2018, और उस दिन इतना कोहरा था कि वहाँ से 2-3 मीटर तक का भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब उस लड़की का घर जो रहा होगा मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर या 15 मीटर के आसपास रहा होगा। वो अपने घर के एकदम करीब पहुँच जाती है, और अचानक से कुछ लोग आते हैं, उस लड़की को पकड़ते हैं, उसका मुंह भींचते हैं ताकि वो चीख ना सके, और उसके बाद फिर उसका किडनैप कर लेते हैं। अब जब किडनैप करते हैं तो लड़की साइकिल से ही ट्यूशन के लिए गई है, साइकिल से ही ट्यूशन से वापस आई है। तो सबसे पहले तो उसकी साइकिल छूटी, कुछ थोड़ा सा और जब खींचा खांच आपस में हुआ तो फिर जो उसका मोबाइल था वो उसका वहीं गिर जाता है। उसके बाद जो उसका एक पैर का जो जूता था या चप्पल जो भी उसने पहना था वो गिर जाता है। जो उसका स्कूल बैग है या फिर जो ट्यूशन बैग जिसमें वो रखा हुआ है तो वो पीठ से निकल के वो गिर जाता है। तो इस जो भी उसके पास उस वक्त ज़रूरत की चीज़ें थी वो गिरती चली जाती हैं। अब लड़की का एक टाइम ही होता है, ट्यूशन पढ़ने जाएगी, फिर वापस लौट के आएगी। तो घर वालों को एक अंदाज़ा है कि बेटी इस वक्त तक आ जाएगी। जब वो बेटी नहीं आती है तब उसे घर वाले पूछते हैं कि भाई कहाँ गई। वो 12वीं क्लास की छात्रा है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसकी वो तैयारी में लगी हुई है। पढ़ने में बहुत होशियार, देखने में बहुत सुंदर, अच्छे घर की लड़की, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अचानक से यूँ गायब होना। अब घर वाले उसको आवाज़ लगाते हैं, आसपास जब निकलते हैं तो साइकिल बाहर पड़ी हो घर के बाहर। तो साइकिल देख के थोड़ी सी घबराहट सी होती है, क्योंकि कोहरा है तो सब चीज़ नहीं दिखाई दे रही। और थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं जब चला जाता है तो उसका बैग मिल जाता है, उसका चप्पल मिल जाता है, उसके जो गिरा हुआ मोबाइल था वो मिल जाता है। धीरे धीरे करके सारा सामान मिल गया। अब पूरे घर वालों को ये बात पता चल जाती है कि बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। तुरंत ही उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। अब फ़ोन करने के बाद कहा कि जो हमारी बेटी इस तरह से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी लेकिन वापस लौट के नहीं आई और उसका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब क्या सिचुएशन रही होगी, क्या नहीं रही होगी, जैसे ये बात कही जाती है तो जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो कोतवाली का देहात पुलिस स्टेशन है वो लगता है। नगर की पुलिस पहुंच जाती है, सिटी कोतवाली पुलिस। और साथ ही उन दोनों वहाँ के जो एसएसपी हुआ करते थे वो आईपीएस ऑफिसर मुनिराज जी वाकई अपना आप में इतने ज़बरदस्त, इतने ईमानदार इंसान हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछेंगे ना कि भाई मुख्यमंत्री जी आपके जो टॉप 5 में कौन सा अधिकारी होंगे, तो मेरा अपना मतलब मानना है, दावा है कि वो ये जरूर कह देंगे कि हाँ मुनिराज जी वो बाकी बहुत बड़े इंसान हैं, और वो हैं ही इंसान अच्छे। तो आजकल शायद मुरादाबाद में कमिश्नर के रैंक पर हैं वो। तो जब बात उन तक पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर पूरी पुलिस फोर्स टीम ये आ जाती है। अब जो ये है चांदपुर है, ये आता तो सिटी से लगा हुआ बिल्कुल, लेकिन गाँव है एक। अब यहाँ के गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, फिर हंगामा, विरोध प्रदर्शन ये सब शुरू हो गया। तो उन्हें लगा कि शायद इस मामले की जांच जो देहात पुलिस को न देख के नगर कोतवाली पुलिस को देनी चाहिए। तो नगर कोतवाल उन दोनों थे धनंजय कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर की पोस्ट थी उनकी। अब तो खैर वो रिटायर हो गए, और वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको हो गया तुम्हारे सारे दोस्त ही हैं क्या? सारे दोस्त वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये कहानी मुझे उन्हीं से पता चली थी कि हुआ क्या था इसमें एक्चुअली। तो उन्होंने क्या काम किया, अब ढूंढना शुरू किया। तो पुलिस ने जब आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब हर एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। तो पुलिस के पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ 25 सेकंड का एक वीडियो था जो सीसीटीवी से पता चला। तो एक ऑल्टो कार है, और ऑल्टो कार के पीछे एक अब्बासी करके कुछ लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी पुलिस ने अब उस लड़की के क्लासमेट हों या फिर उसके गांव के आसपास हों, या किसी ने उसे कभी रोकने की भी कोशिश की होगी, या किसी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी। तो इस तरह से पुलिस ने जब उठाना शुरू किया है तो धीरे धीरे करते करते करीब करीब 25 से 30 लड़के उठा लिए गए थे। हाँ, होता है कि सब फलाने मेरी बेटी के साथ कुछ बोला था, या किसी बच्चे से पूछा कि हाँ जी उसने उसको रास्ते में रोक लिया था, या वो क्लास में वो फलाना स्टूडेंट परेशान करता है। तो इस तरह से पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड खंगालते हुए और करीब करीब 25 से 30 लड़कों को जब उठाया और उनसे सख्ती से पूछा, तो सख्ती से पूछने के बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं। हालांकि इस बीच में पुलिस को 2 लड़के कहने लगते हैं, जब पिटाई ज़्यादा लगी होगी शायद, तो जी हमने मारा है, या मारा है क्या, मारा है क्या है, मतलब कुल मिला के
वो एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच में 3-4 दिन के बाद उस लड़की की, शायद 6 तारीख की बात थी, 6 जून 2018 को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है। ये दादरी में कोई नहर है उसके पास में, गांव के पास में, अगर उसमें कहीं लिखा हो, ये भील अकबरपुर भोजपुरी जगह लगती है, वहाँ पर उसकी लड़की की बॉडी मिल जाती है। उधर पुलिस अपना काम कर ही रही थी लगातार। जो पुलिस को 25 सेकंड का वीडियो मिला था, यहाँ से एक सब इंस्पेक्टर, शायद अनिल नाम है उनका, वो अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वो भी इसमें लग जाते हैं कि साहब मैं भी देखूँ। तो उन्होंने क्या काम करा, IPS ऑफिसर के साथ बैठ के मीटिंग होने शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई देखो, आसपास के जो भी ये गाड़ी का मसला बीच में आया है, तो आप एक काम करो, अलीगढ़ से पहले गवाना पड़ता है, वहाँ पर आप टोल प्लाज़ा पे जाओ, वहाँ का पूरा CCTV देखो। साथ ही आप जब आप दिल्ली की तरफ चलेंगे तो सिकंदराबाद और दादरी के बीच में एक टोल प्लाज़ा है, और आप अगर बुलंदशहर से मेरठ की तरफ चलेंगे तो गुलावटी के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे टोल प्लाज़ा है। तो यहाँ जितने भी टोल हैं ना, आप सब पर देखना शुरू करो। जब इन्होंने टोल पर ये देखना शुरू किया और पिछले 1 हफ्ते तक की जब रिकॉर्डिंग निकाली, तो रिकॉर्डिंग निकालने के बाद आखिरकार जो 25 सेकंड का वीडियो में एक गाड़ी दिखाई दे रही है ऑल्टो, तो ऑल्टो में अब्बासी जो लिखा हुआ है, तो अब्बासी वाली गाड़ी मिल गई। वहाँ नंबर नहीं आ रहा था गाड़ी का, लेकिन यहाँ गाड़ी का नंबर भी उस टोल में दिख गया साहब। जब वो दिख जाता है तो वो नंबर था हरियाणा का। अब पुलिस उस हरियाणा में पहुँच जाती है, हरियाणा में जिसकी गाड़ी थी। अब जब उसके पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई क्या है? पुलिस तो गुस्से में थी, लगातार कोशिश कर रही है। उधर लड़की मार दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, और वो भी बहुत हीनस तरीके से, और फिर उसकी मतलब हत्या कर दी गई। तो ये क्यों किया, किसने किया? उधर जो पुलिस ने 20-25 पकड़े थे, उनमें से दो तो ये बोले जी हाँ हमने किया है। तो अब पुलिस के लिए तो आसान हो गया, लेकिन यहाँ बात जो चल रही है वो ईमानदार ऑफिसर की चल रही है, जिनकी तारीफ़ कर रहा था मुनीराज जी। वो आदमी ऐसे हैं कि जो भी हो सही आरोपी जाना चाहिए, गलत नहीं जाना चाहिए इसमें। तो उनकी टीम हरियाणा जाती है। हरियाणा में जो उस गाड़ी के मालिक था उसको पकड़ती है। उसको पकड़ने के बाद उससे पूछती है। उसने कहा साहब मैं तो अपनी गाड़ी को बेच चुका हूँ, मैंने तो गाड़ी बुलंदशहर में एक तहसील सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद तहसील का एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है जुल्फ़िकार, मैंने ये गाड़ी जुल्फ़िकार को बेच दी है। तो फिर पुलिस को जो एड्रेस नंबर सब कुछ मिल गया, तो पुलिस ने जाके जुल्फ़िकार को उठा लिया। अब जब जुल्फ़िकार को उठाया तो फिर जुल्फ़िकार ने फिर 2 नाम और बताए। एक का नाम इसराइल होता है, और उसका जो तीसरा साथी होता है दिलशाद होता है। ये 3 साथी होते हैं। अब पुलिस ने अब इनसे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ, अब प्यार मोहब्बत क्या होता है वो कैमरे बोलना सही नहीं है, पुलिस ने जब सख्ती से पूछा उनसे, तब उन्होंने कहानी बताना शुरू कर दिया। जो इसमें जुल्फ़िकार है, जुल्फ़िकार क्योंकि उसकी जो बाप की ज़मीन गई हुई है वो उसमें चली गई है, अथॉरिटी में ले चली गई है, तो वहाँ से अच्छा खासा मुआवजा मिला, और उसके खाते में बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास थे। हाँ, उसे ही कहीं से भनक लग गई कि जो पुलिस ने पहले जो उठाए थे, पहले वाले लड़के, तो उनमें से किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहता है कि साहब एक काम करो, तुम 3 करोड़ रुपए ले लो मुझसे, लेकिन मुझे छोड़ दो, और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आप उनको भी लपेट दो, कौन सी दिक्कत आ रही है, पुलिस तो ऐसे भी काम कर देती है। तो जिससे ये बात कही थी वो ईमानदार ऑफिसर होता है, वो हंस के डाल देता है, वो कहता है कि अच्छा। तो बात बड़े अधिकारी तक पहुंच जाती है तो वो भी हंस के डाल देते हैं, क्योंकि जो होता है ना समुद्र की तरह जो लोग होते हैं, अधजल गगरी छल जात, तो यहाँ ये जैसे नाम है इनके वैसे ही इनका कद भी है, तो इनके पे कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ा कि साहब गुस्से में आए मारना पीटना, ये नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अब पूरे घटनाक्रम के बारे में जाना कि आखिरकार क्या मामला, कैसे तुमने घटनाक्रम को अंजाम दिया, तुमने क्यों उस लड़की के साथ ऐसा किया, जबकि तुम्हारा उससे सीधा कोई कनेक्शन भी नहीं है। तब उन्होंने बताया कि साहब ये बात है 1 जनवरी 2018 की, हम लोग नया साल मना रहे थे, और नया साल मनाने के बाद फिर अचानक से ख्याल आया कि यार कुछ मस्ती करते हैं। तो मुझे मस्ती करने वाली बात आई, तो जुल्फ़िकार ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, निकलते हैं, और कहीं भी कोई सुंदर सी प्यारी सी लड़की दिखाई देगी ना, बस पतली होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, तो बस उसको साथ गलत काम करेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि यही लड़की चाहिए थी, उन्हें तो सिर्फ रेप करना था, इन्हें जुल्फ़िकार को और इसराइल को और दिलशाद को, इनको रेप ही करना था। इसलिए कोई भी कहीं भी कुछ भी हो, गाड़ी उठाई सिकंदराबाद से, सीधे आए बुलंदशहर के भोड़ पर, और बुलंदशहर के भोड़ से MMR मॉल पड़ता है, और MMR मॉल से आगे गांव लगता है चांदपुर। जब खुर्जा की तरफ चलेंगे या अलीगढ़ की तरफ चलेंगे तो वहीं पर एक कार का शोरूम है। कार के शोरूम के थोड़े बहुत फासले से ही शायद उस लड़की का ऑन रोड घर है, और वो लड़की बिल्कुल अपने घर के जैसे करीब में पहुंचने वाली है,
तो इनमें से किसी की जो नज़र पड़ेगी लड़की देखो वो जा रही है, और ठीक भी है देखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा होगा उन्होंने, क्योंकि गाड़ी भी धीरे चल रही है और आदमी भी धीरे चलेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा जो था कुछ, तो उस लड़की को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे गाड़ी में डाला, और गाड़ी में डालने के बाद वापस जिस रास्ते से आए थे उससे नहीं, वो आगे निकल जाते हैं, आगे निकलते हैं अलीगढ़ की तरफ। जो थोड़ा सा कोतवाली देहात का जो एरिया उसे पार करेंगे, आगे पार करने के बाद चोला की तरफ एक रास्ता मुड़ता है, उस रास्ते पे जाते हैं, और चोला से पहले ही फिर सिकंदराबाद की तरफ रास्ता जाता है। अब कोई डर तो था ही नहीं, धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, उस लड़की के साथ वो बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। ये जब पुलिस पूछताछ में बताते हैं कि लड़की कह रही थी कि कुछ भी करो लेकिन मुझे मारो मत, वो बार बार उस लड़की को मार रहे थे, क्योंकि वो परेशान हो रही, तकलीफ़ हो रही थी, तो उसके साथ गलत जब कर रहे थे तो वो इतनी ज़्यादा डर गई थी, भयभीत हो गई थी कि उसकी जब चीख निकलती थी उन्होंने उसके मुंह को दबाने की कोशिश की, तो मुंह दबाते दबाते कब उसका दम घुट गया उसका पता नहीं चला। ये सब करते रहे, गाड़ी चल रही है। जब ये सिकंदराबाद पहुंच गए या फिर और थोड़ा आगे पहुंच गए, तब उन्हें शायद एहसास हुआ कि शायद लड़की तो मर चुकी है, मतलब उसके साथ वो रेप कर रहे थे, कई बार उनके साथ ऐसे कर लिया उन्होंने। और जब उन्हें एहसास हुआ कि मर चुकी है, तो उसके बाद फिर उस लड़की को दादरी के पास जो भोजपुर जो इलाका है, तो उस भोजपुर इलाके में उसकी लाश को वो फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद वो गायब हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। लेकिन जब ये घटनाक्रम का लोगों मतलब खुलासा होता है, तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि यार कोई इतना मतलब कैसा दरिंदा हो सकता है कि ये तो निकल ही ऐसे रहे घर से सोच के, वो सोच के निकल क्या मानसिकता है, क्या मानसिकता है, देखो। हाँ, तो ये ऐसा करना है, और ये जब सब कर लेते हैं तो उसके बाद फिर चार्जशीट लगाई जाती है। जो बाप को मुआवजे का पैसा मिला था, शायद वो जेल में ही कुछ थोड़ी सी ज़्यादा सुख सुविधाओं के चक्कर में वहाँ उसने खा पी भी लिए होंगे। लेकिन मार्च 2021 के आसपास की बात है, फिर मामला जब अदालत पहुँचा, तो अदालत पहुँचने के बाद इन्हें तीनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाएं। क्योंकि अब इसके बाद और भी उनके पास रास्ते हैं कि वो भाई निचली अदालत से फैसला गया है, फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट में भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं जी इन्हें फांसी की रखनी है, तब वो राष्ट्रपति के जाएंगे, और तब तक कम से कम 15-20 साल हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो ये एक एप्लीकेशन डालेंगे कि अगर मैं फांसी ही देनी थी तो 2021 में क्यों ना दी, हमें इतनी देर के बाद क्यों दे रहे हो, तो फिर उनकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। सज़ा कम हो जाएगी तो भाई इनका भाई चरित्र बहुत अच्छा है, जेल में रहकर भी अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, जेल में रहकर भी अगर बदमाशी करेगा, तो फिर क्या रह गया। फिर वहाँ से हर साल जैसे 26 जनवरी पे उससे पहले राष्ट्रपति के यहाँ से, राज्यपाल के यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती है कि कैदियों के बारे में जो फांसी वाले हैं, तो उनके बारे में होता है कि इनका कैरेक्टर कैसा, नहीं ठीक है, ये किसी को परेशान तो नहीं करते ना। हाँ, सब कैसा था इनका पूरा अंदर इनका बिहेवियर इनका व्यवहार कैसा है इनके अंदर, तो पता चला कि इनकी भाई सज़ा भी कम हो गई। फिर उनको पता बाहर निकल गए। तो कितने ऐसे केस हैं इतना बड़े बड़े क्राइम करने के बाद बाहर निकले हुए हैं, बहुत सारे लोग बाहर निकले, बहुत सारे लोग निकले हुए हैं बाहर। फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने दांव पेंच खेल लिए जाते हैं कि आपने अभी एक मामला हुआ था राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, होता नहीं होता, आपने सुना होगा। तो पिछले साल मई की बात है, उस लड़की को सिर्फ 3 कोज या 2 कोज ऐसे दिए उसने कि जब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा था तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं गया कि कौन कौन सी धाराओं में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट और दिया था, और इन्हीं पॉइंट की वजह से उसको ज़मानत मिल जाती है, फिर ज़मानत पे बाहर आ जाती है, बाहर आने के बाद फिर इंटरव्यू भी देने लगती है। अब अभी तक गर्म घाव है, अब क्योंकि मुंबई वाला जो पुणे वाला जो मैटर है वो चलने लगता है, तो ये इस पे लोग का ध्यान हट जाएगा। अब कुछ दिन के लिए सिया का और केतन अग्रवाल का चलेगा, उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। खैर, मैं वो जो IPS वाली बात बताया था, मैं उस वाली बात को पूरी करूं कि ये बात मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूं। एक गाज़ियाबाद में भी ऐसे केस हुआ था कि बहुत दिनों से केस नहीं खुल रहा था, और ये प्रभारी बना के भेजे थे, यानी कि पूरा चार्ज नहीं दिया था गाज़ियाबाद का उन्हें, तो मुनिराज जी को। तो जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे केस निकालो जो बहुत बहुत पुराने केस हैं, जो सोल्व भी नहीं हुए। तो एक केस ऐसा था जो 4-5 साल से सोल्व नहीं हुआ था। तो पुलिस ने जब उस पर केस पर काम करना शुरू किया तो पता चलता है कि एक महिला को अपने ही पड़ोसी जो रिश्ते में उसका देवर लगता है उससे प्यार हो जाता है। हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो हस्बैंड इसका विरोध करता है। जब विरोध करता है तो क्या काम करते हैं, उसको मारते हैं हस्बैंड को, और मार के घर के अंदर ही दफन कर देते हैं। अब देवर के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा।
तो कई साल तक उसकी जो लाश है वो घर के अंदर ही दफन है। और जब इनके ये आते हैं तो उन्होंने फिर बातचीत की, जो भी जांच अधिकारी था उससे सवाल जवाब की। जब सवाल जवाब करते हैं तो फिर ऐसे करते करते पता चलता है कि वो तो घर के अंदर ही दफन है, तो निकालते हैं। तो इस तरह का काम उनका करने का तरीका है मुनिराज जी का। और ये दावा वाली बात, और मुख्यमंत्री तारीफ़ क्यों करेंगे योगी आदित्यनाथ, इसके पीछे की वजह यह है कि एक बड़े नेता ने, बुलंदशहर का ही था, उसने सीधे सीधे डीएम से पंगा ले लिया। और पंगा क्या ले लिया कि एक शायद आईएएस ऑफिसर थी, वो रात में खाना खाने के बाद अपने जो डीएम रोड पर जो अपने सरकारी आवास बने हुए हैं वहाँ पर टहल रही थी। कोई सिरफिरा आया और उनके हाथ मार गया चलते चलते। अब भाई उसे ये नहीं पता होगा कि मैं किसके हाथ मार रहा हूँ, एक आईएएस के मार गया। अब ये बात लीक हो गई, बात पता चल गई, तो उन्होंने अधिकारी से कहा, तो पता चला कि उस कॉलोनी को, यानी कि डीएम की जो कॉलोनी है उसको जोड़ने के लिए एक और कॉलोनी है जो आपस में मिलते जुलते हैं। तो वो लोग इस रास्ते से निकल जाते हैं जो जहाँ पर ऑफिसरों के घर बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं भाई, ये यहाँ पर दीवार लगा देंगे तो ये लोग नहीं आएंगे हमारे इधर। अब उनका राइट था भाई, हमारे कॉलोनी में क्यों आ रहे हैं, आपके यहाँ भी अब मैं आया हूँ तो एक गेट से होकर आया हूँ, बाकी चारों तरफ दीवार खिंची हुई है। तो उन्होंने भी ये सोचा कि अधिकारियों ने, डीएम साहब ने, कि चलो ठीक है ये दीवार कर देते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ये बात बहुत ख़राब लगी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कैसे दीवार लगा सकते हो। जब दीवार उन्होंने लगाई तो फिर नेता लोग पहुँच गए, वही बीजेपी के नेता थे, गन लेके, हथौड़े लेके, और वो दीवार तोड़ दी। जब दीवार तोड़ दी तो फिर तो अब तो वो नेता वर्षित प्रशासनिक अधिकारी हो गए। अब डीएम को तो बड़ा लगा ख़राब किया, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा। डीएम ने अपनी फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद तो ये जैसे आपकी दीवार होगी तो ये होगी 9 इंची की। 9 इंची मतलब कि लगभग इतना एरिया हो गया, ठीक है। एक तो उन्होंने बनाई 27 इंची की दीवार, ठीक है। तो यानी इतना इससे बीच वाले में सरिया भर दिए और कंक्रीट भर दिया उसके अंदर। जितनी भी दीवार थी छोटी मोटी 10 फुट 15 फुट जो भी रही होगी, तो उसको बना दिया। अब चाहे तुम बुलडोजर भी लेके आओगे ना तो आसानी से नहीं गिरा पाओगे, इतनी तगड़ी दीवार बना दी। और इन्होंने फिर ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। फिर भाई हंगामा खड़ा हो गया। अब कोई बीजेपी के नेता से इस सरकार में पंगा ले ले तो क्या होगा, सीधा ट्रांसफ़र, अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे अधिकारी ट्रांसफ़र कर दिया तो उन्होंने शासन स्तर से ही मुनिराज जी एसएसपी बना के भेजे गए। और डीएम आई थी उनका डॉक्टर रोशन जैकब। ये दोनों ही अधिकारी ऐसे हैं कि कोई भी नाम सुनेगा तो बड़ी इज्जत के साथ उनके सम्मान करेगा, दोनों ही अधिकारियों का। उन्हें लगा कि साहब नए अधिकारी आए तो हम उन्हें समझा लेंगे। वो कैसे फैसला पलट देते पुराने अधिकारी का, जो दीवार लगी हुई तो लगी हुई है, दीवार लगी रहती है। अब यहाँ से 7 विधायक लगते हैं बुलंदशहर में, 7 विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, सब के सब इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुँच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि देखो सर बड़ी बेइज्जती हुई यार, गलत हुआ यार। वो पहला डीएम ठीक था और पहला एसएसपी भी ठीक था, ये ना डीएम ठीक है ना एसएसपी ठीक है। तो योगी जी बोले, वहाँ मुझे एक विधायक ने बताया था कि ऐसे वहाँ हुआ भाई आज हमारे साथ। तो बोले यार जो तुम मुनिराज जी की बुराई कर रहे हो, डॉक्टर रोशन जैकब की बुराई कर रहे हो, तो इसका मतलब जब इनकी बुराई कर रहे हो तो वो सब ठीक हैं, मतलब ये ठीक है अधिकारी, तुम गलत हो। यार पूरे प्रदेश में जहाँ जाते हैं उनकी डिमांड होती है, बहुत ही ईमानदार किस्म के अधिकारी हैं, तुम उनकी कैसे बुराई कर सकते हो। तो वो ये बात जो वहाँ हुई थी एक्चुअल वर्डिंग, तो वो बताने की उसने कोशिश की विधायक ने। तो उनके ऐसा बोला उन्होंने, बोले हाँ यार ऐसे बोला। तो ये लगा लीजिए मुनिराज जी की और डॉक्टर रोशन जैकब आईएएस ऑफिसर, इनकी वाकई रेस्पेक्ट है। आजकल मेरे ख्याल से मैडम तो कहीं है, वो वाकई सैल्यूट के हकदार हैं। मेरा भी एक बार आमना सामना पड़ा था। मेरे बेटे के एडमिशन के लिए बोल दिया था कि स्कूल ने कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उसकी हिस्ट्री ख़राब है। तो क्योंकि वो हमने उसकी बाकी हिस्ट्री उसकी मम्मी को लेकर, तो मैंने बताया मैडम ऐसे बात है, मुझसे ऐसे बोला है। तो उन्होंने मतलब खुद अपने स्टैनो से कहा कि स्कूल से जाकर कह दो कि अगर हम उसकी हिस्ट्री खोदने में लगे तो पता चला कि उन बच्चों को हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। कि मतलब कितने बच्चे हैं, 1500-1600 बच्चे या 1700 बच्चे हैं, तो उसकी भी स्कूल की भी हिस्ट्री ख़राब ही हो जाएगी। तो इस लेवल की मतलब अधिकारी हैं, हैंड टू हैंड फिर एडमिशन करना पड़ता है स्कूल को। तो वो वाकई मैं तो उन्हें सलाम करता हूँ दोनों को।
सर इस केस में कन्फ्यूजन आ रही है मेरे को दिमाग में कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि 28-30 लड़के पुलिस ने पकड़े थे और उनमें से 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि ये हमने करा है, तो वो तो रियल कल्प्रिट थे ही नहीं, वो तो रियल आरोपी थे ही नहीं, तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट करा? तो वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जब सवाल करते हैं तो फिर मज़ा भी आता है। सवाल ये अच्छा इसलिए है कि वाकई जब वो आरोपी नहीं थे या उन्होंने वो गलत काम नहीं किया था तो आखिरकार उन्होंने स्वीकार क्यों किया, और जो रियल आरोपी थे वो इनसे इनका लिंक भी नहीं है। इनसे इनका लिंक भी नहीं है। होता क्या है कि ना, कहते हैं कि जब पुलिस मारती है ना तो भूत भी बोल देता है। तो पुलिस ने शायद ये टॉर्चर किया होगा, जब टॉर्चर किया होगा तो उन्हें टॉर्चर ज़्यादा इसलिए किया होगा क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी उस लड़की को परेशान ज़रूर किया होगा। किसी ने बताया होगा, रिपोर्ट दी होगी, साहब ये लड़की के पीछे जाते थे, आते थे या उसे छेड़ते थे, ये कोई भी उसके साथ गलत करने की कोशिश करते थे। फिर पुलिस का फोकस ही टोटल उनकी तरफ चला गया, और जब पुलिस का फोकस उनकी तरफ चला गया तो पुलिस गुस्से में तो थी, लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, तब उन्होंने सख्ती से पूछने की कोशिश करी होगी, तो उन्होंने पुलिस की पिटाई से बचने के लिए ये सब बोला होगा। आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके पास यहाँ आया था तो पहली कहानी सुनाई थी मैंने उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा के गाँव बावनखेड़ी की लड़की शबनम ने किस तरह से अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलने के बाद परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। तो तब तक घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी, और शबनम एक पीड़िता की तरह देखी जा रही थी। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें किसी पे शक है, क्योंकि लूटपाट के कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई इंटेंशनली कोई ना कोई ऐसा करीबी है जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो जब शबनम से पूछा जाता तो शबनम कहती है कि मुझे ना अपने चाचा पे शक है या मुझे अपने चचेरे भाइयों पे शक है। पुलिस ने जब उनको ढंग से मतलब उनकी धोया है तो वो कह रहे साहब हमने मारा है, हमने मारा है, और उन्होंने पूरी कहानी बना दी, हमने ऐसा मारा, हमने गोली चलाई और यहाँ मारा और वहाँ मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो गोली तो किसी को नहीं मारी गई थी। तो यही है कि मार के आगे तो अच्छे बोल जाते हैं, और फिर जब पुलिस मार रही होती है तो पुलिस ऐसा मारती है कि इंसान मरता नहीं है ना। अगर कोई आम आदमी मारेगा तो सीधा लट लेगा, सर में मारेगा, आदमी टाइम उल जाएगा। पुलिस मारेगी तो यूँ मारेगी नीचे से, तो यानी कि आपके पैर में मारेगी, तो आपको आप मरेंगे तो है नहीं, लेकिन हाँ आप चीखेंगे, आपको दर्द ज़रूर होगा, और फिर आप बोलेंगे जो आप बुलवाएंगे। तो इस केस में फिर वो बच ही गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं। देखो पुलिस चाहे कितनी भी ख़राब हो, लेकिन पुलिस कई मामलों में बड़ी अच्छी होती है। जब हमें तकलीफ़ होती है, हमें परेशानी होती है, कोई गुंडा परेशान कर रहा होता है या कहीं हमारा काम नहीं बन रहा होता है, तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? पुलिस को याद करते हैं। और पुलिस से ही एक उम्मीद होती है। आप प्रशासन के किसी अधिकारी के पास जाइएगा, प्रशासन के अधिकारी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मक्कारी करते हैं। पुलिस आपकी सबसे ज़्यादा पहले हेल्प, जब भी आप कहीं मुसीबत में फंस रहे होगे तो आपको एकदम कंट्रोल नंबर जो होता है 112 नंबर पर फ़ोन लगाओगे तो पुलिस को लगाते हो, पुलिस तुरंत आपके पास आते हैं, आने के बाद पूछते हैं हाँ क्या बात है। तो कई बार पुलिस भी इतनी फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाती है, अभी 24 घंटे वो काम करते हैं, इंसान ही तो हैं। हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे। अब पुलिस में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव आने शुरू हुए हैं, और वो उनका ठीक है अब, लेकिन लोग उतना पुलिस को सम्मान नहीं देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि देखो जैसे गर्मी का मौसम है, आप अपने घर से निकल रहे हैं तो 1 बोतल पानी की एक्स्ट्रा ले लो, कहीं पुलिस वाला मिल जाता दे दो उसको बेचारे को, तो वो भी धूप में आपके लिए काम कर रहा है। आपके कोई घर पे अगर आता है पुलिस वाला पूछता है तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि सर बैठ जाइए और चाय ले लीजिए। चाय के लिए पूछेंगे, बैठने के लिए पूछेंगे, तो उनके मन में भी आएगा क्योंकि वो भी तो किसी के बेटे किसी के भाई हैं। लेकिन हमारा ही जब व्यवहार सही नहीं है तो फिर उनका व्यवहार हमसे हम बढ़िया की उम्मीद क्यों कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी तुरंत ही गोली चलाना शुरू कर देगी, तुरंत मारना शुरू कर देगी। तो पुलिस भी मतलब इंसान ही है, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो नेक्स्ट स्टोरी पे चलें भाई। तो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताऊं, ये मुझे अंदर तक हिला गई इसलिए क्योंकि जब इसको जब रिसर्च किया, रिसर्च में एक चीज़ होती है, जब हम फैमिली, आप सोचिए हर एक इंसान की अपनी कहानी है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कभी कभी मौका मिलता है, और इस केस में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें मौका मिला जो विक्टिम है उनकी ज़िंदगी को अंदर तक झांकने का। और जब आप अंदर तक देखो ना तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, आप उनको एक तरह से जान गए हो। जब आप सब कुछ पढ़ दो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो हम इसे ऐसा पर्सन जानते हैं, हमने ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने ही हैं यार, ये तो अपने ही बड़े भाई हो सकते थे, ये तो कोई ऐसा हो सकता था जो अपना हो सकता था, तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो उसमें से ये केस था विनोद भराड़ा का केस, विनोद भराड़ा पानीपत केस। और ये केस कई सालों बाद एक व्हाट्सएप मैसेज से सॉल्व हुआ। अच्छा। लगभग 3 साल बाद इसका खुलासा हुआ एक मैसेज से।
अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो विनोद भराड़ा, इनका कंप्यूटर सेंटर है, ये पानीपत में कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। और एज अ पर्सन अगर आप बात करें तो जो अच्छाई आप सोच सकते हैं वो इस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, ये जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार डेवलप कर रहा है, फ्री कोर्सेज बेच रहा है, दे रहा है, फ्री कोर्सेज चला रहा है कंप्यूटर के, और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, बताना, और दान पुण्य धर्म कर्म ये सब अलग से। तो मतलब एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, जो युवाओं के लिए अच्छा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये विनोद भराड़ा जी, इनका एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर 2021 में, और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि ये अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे हुए थे, एक पिकअप ट्रक आया, जो छोटा सा लोडर होता है, जो कहते हैं पिकअप ट्रक आया, छोटा हाथी, हाँ छोटा हाथी, उसने इनको टक्कर मार दी। टक्कर बहुत तेज़ थी, ऐसा लगा कि ये जान भी जा सकती थी, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। भगवान का शुक्र था कि इनका सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। तो ये बात है दिसंबर 2021 की, इस एक्सीडेंट के लगभग 2-2.5 महीने बाद की। ये अपने रूम में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तभी एक बंदा इनके रूम में एंटर होता है, घर में एंटर होता है। इनकी वाइफ किचन में खाना बना रही हैं, घर पे और कोई नहीं है, और अंदर एंटर होता है, और ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वो बंदा अंदर जाता है और बहस ऐसे होती है, और वो गोली मार देता है उनको, सीधे गोली मार दी। तो वाइफ कैमरे में है, वाइफ निकली और वाइफ ने शोर मचाया, डोर अंदर से लॉक था, उसने बंद कर दिया था किलर ने, शोर मचाया, बाहर भागी, बाहर से लोगों को बुला के लाई, बड़ी क्लोज कम्युनिटी थी, आस पड़ोस के लोग थे, तुरंत भाग के आए सब मोहल्ले वाले एकदम से। और बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही ब्रेव थे कुछ लोग। उन्होंने क्या किया, वो गन लिए था और गेट खोल के, दरवाज़ा खोल के रूम का, वो लहराते हुए गन भागा, लेकिन वो डरे नहीं मोहल्ले वाले, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसको बांध के पीटा भी, और उसके बाद पुलिस बुलाई, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जब उसको पब्लिक मार रही थी तो उसने कहा मुझे मार डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कोई रिमोर्स नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। पुलिस आई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तो पुलिस को पता लगा, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसकी आइडेंटिटी निकली, तो निकल के आया ये वही लोडर वाला था, वही पिकअप ट्रक वाला था जिसने 2.5 महीने पहले टक्कर मारी थी। और वो बेल पर, हिट एंड रन में जेल गया था, लेकिन वो बेल पर बाहर आया हुआ था। और ऐसा कह रहे थे कि वो विनोद भराड़ा पे दबाव बना रहा था कि वो केस को वापस ले लें, विड्रॉ कर लें, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। और वो इसीलिए वो उनसे बात करने आया था कि भाई आप केस वापस ले लो, और जो गलती हो गई वो इंटेंशनली नहीं थी, कंट्रोल के बाहर चली गई गाड़ी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन वो माने नहीं, इसलिए उसने उनको गोली मार दी। ये केस, ये समझ में आया, ठीक, ओपन एंड शट केस है, दिख रहा है। अब आप समझिएगा पुलिस की भी लापरवाही, ओपन एंड शट केस मान के केस हो गया क्लोज, कातिल पकड़ा गया, रीज़न पता लग गया, मोटिव पता लग गया, बंद हो गया। 2.5 साल बाद लगभग इस केस के आईपीएस अजीत सिंह शेखावत, इनके पास, ये एसपी हैं पानीपत के, इनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। वो विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा का था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस केस की जांच करो, क्योंकि इसका सच वो नहीं है जो दुनिया में निकल के आया है, कुछ और है। अब इन आईपीएस जो अजीत सर हैं, ये बहुत तेज़ तर्रार हैं, इनकी इमेज बहुत अच्छी है। और जो प्रमोद भराड़ा जी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके भाई के साथ ये हुआ, इनके रियल भाई के साथ ऐसा केस हुआ। तो उन्होंने, जब उनको पता लगा कि इनकी पोस्टिंग हुई है, तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने सोचा कि यही है जो इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि इनकी इमेज बहुत अच्छी है, ईमानदार भी हैं। तो उनके पास मैसेज आया, तो उन्होंने तुरंत फाइल निकलवाई और टीम लगाई जांच करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ, और नई टीम बनाई। पुरानी टीम ने भाई कैसा काम किया, तो नई टीम बनाई। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम था देव सुनार। तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है। तो उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाई। उसमें देखा कि जो एक नाम है जो कॉमन आ रहा है बैंक में, बैंक डिटेल्स में और कॉल डिटेल में, ट्रांजैक्शन में भी एक बंदे का नाम आ रहा है और कॉल डिटेल में भी आ रहा है। और एक पैटर्न नोटिस किया
कि क्राइम के अराउंड, क्राइम जब हुआ है, जब ये अपराध हुआ है, 2 अपराध हुए, एक पहला जब एक्सीडेंट हुआ और दूसरा जब मर्डर हुआ, उसके आसपास के दिनों में बहुत बातें हुई उस नंबर से। ये हमेशा फ्रीक्वेंसी से पुलिस हमेशा जज करती है कि देखती है कि किस समय कितनी बात हुई, आप अक्सर देखते होगे। तो देखा उस पीरियड में ज़्यादा बातें हुई हैं इस व्यक्ति से, और यही बैंक डिटेल में पैसे का बहुत लेन देन हुआ है। वो नाम जो था वही नाम उसमें भी था, उस डॉक्यूमेंट में जिसने उस देव सुनार, उस ड्राइवर की बेल करवाई थी। अच्छा, ये नाम था सुमित। अब सुमित नाम का बंदा हर जगह दिख रहा है, तो पुलिस ने कहा कि यार इसका चिट्ठा निकालते हैं, टटोलते हैं कि ये कौन है व्यक्ति। सुमित का निकाली पूरी कॉल डिटेल हिस्ट्री, सुमित की कॉल डिटेल निकाली, सुमित के बैंक अकाउंट निकाले, उसमें एक नाम निकल के आया, उसमें कनेक्शन निकल के आया। और वो कनेक्शन कैसे निकला कि जो एक अमाउंट था, अब पहले उधर चलते हैं, जो ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ वो एक्चुअली में एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था, और जो पैसा आया था वो सुमित के थ्रू आया था। जो उसकी EMI भरने के लिए और जो उसकी डाउन पेमेंट के लिए पैसा आया था वो सुमित के थ्रू आया था। सुमित के पास वो अमाउंट एक और नाम से आया था, एक और पर्सन ने ट्रांसफ़र किया था, और वो नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ का, निधि भराड़ा। ठीक, निधि भराड़ा ने वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे सुमित को। सुमित जो था उसने ट्रांसफ़र किए थे देव सुनार को वो ट्रक खरीदने में। सुमित ही बेल करा रहा है ड्राइवर की। अब वाइफ से क्यों बात हो रही है, वाइफ से क्या कनेक्शन है? सुमित भराड़ा की हिस्ट्री निकाली गई। सुमित जो जिम ट्रेनर है, जब पता लगा तो यार इसकी सप्लीमेंट की दुकान है, और वो एक्चुअली में ट्रेनर था, जिम ट्रेनर था, सप्लीमेंट की दुकान भी है, लेकिन इतना पैसा उसको वो क्यों दे रही है? कॉल डिटेल निकाली तो देखा सुमित और जो विनोद जी की वाइफ हैं निधि, उनके बीच घंटों बात होती है। अच्छा, अफेयर। हाँ, खूब लंबा चौड़ा उनका चिट्ठा निकल के आया सामने। तो ये एविडेंट हो गया कहीं ना कहीं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो इधर से हो रही है। सुमित को उठाया और निधि को उठाया, पूछताछ की तो पहले कौन मानता है? कोई नहीं मानता। इधर उधर की बातें करी, डिनाई किया। पुलिस ने, आप हैरान रह जाएंगे, मैंने CCTV का जिक्र किया था पहले कि CCTV में कैद हुआ और वो आया। वो CCTV जब आप पूरा देखोगे ना, तो जब वो आदमी एंटर होता है तो उसकी वाइफ जो किचन में थी वो इशारा करती है कि इधर है, कि अंदर गए, अंदर लेटे हैं हस्बैंड जाने के लिए। जब वो अंदर चला जाता है, गेट लॉक करता है, तो वो एक्टिंग करना शुरू करती है कि बचाओ बचाओ मेरे हस्बैंड को, बाहर भागती है। वो ट्राई नहीं करती गेट खोलने का, वो सीधे बाहर भागती एक्टिंग करने के लिए, और तब लोगों को बुला के लाती है। वो सब कुछ प्लान्ड वे में तय किया गया था। हुआ ये कि ये जिम जाना शुरू करती है निधि, और वहाँ इसका अफेयर शुरू होता है। अब आप समझिएगा, निधि जो है उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको चीट करने का कोई रीज़न दे। जो विनोद एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे नेचर के हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा बेटा है, वो अराउंड टीनेज का है, और एक बेटी भी है, छोटी बेटी है। 2 बच्चे हैं, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, और हस्बैंड वाइफ में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। फैमिली में भी आप निधि भराड़ा, मैंने जब उनकी पर्सनल प्रोफाइल देखी विनोद जी की, तो फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिखेगी कि हाँ चलो आप समझो कि अब्यूजिव हस्बैंड है, कि या फिर इन लॉज हैं वो टॉर्चर करते हैं। पूरी फैमिली में हर कोई जो है निधि को बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान देता था। ऐसे घर में एक लेडी रह रही है, शादी को 14-15 साल के ऊपर हो चुके हैं, 17 साल हो गए हैं, उसके बाद वो प्लान करती है अपने हस्बैंड का मर्डर। सिर्फ किस लिए? क्यों? क्योंकि उसका अफेयर शुरू हुआ, और हुआ ये कि ये अफेयर था, वो तो काम से बाहर रहते थे, ये अपना चैट करती थी, और उसके बाद क्या करती थी, अपनी कॉल हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर देती थी। अब इस केस में जब मैं घुसा तो मैंने देखा कि होता क्या है कि आप किसी से बात करो, कोई चीज़ हाइड करोगे तो आप पर्टिकुलर वो कॉल डिटेल जो है वो डिलीट कर दोगे।
लेकिन अगर कोई पूरी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दे, मतलब कि बैक की सारी, तो एक बार डाउट आएगा कि यार ये क्यों डिलीट हुई। तो विनोद जी ने एक बार ऐसे नोटिस किया कि यार कॉल हिस्ट्री डिलीट है, और जब भी वो उसका फ़ोन चेक करते थे, देखते थे ऐसे, तो देखते थे एक भी कॉल नहीं रखी है, है, हाँ। मतलब कोई भी कॉल नहीं। तो कोई डेली अपनी कॉल हिस्ट्री क्यों डिलीट करेगा? कोई भी मूर्ख नहीं है। तो दिमाग में एक शक जाता है, एक जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, तो वो बस ये देख रहे थे कि क्या है रीज़न। तो सही जवाब भी नहीं मिला था इस बारे में। एक दिन उन्होंने मौका मिला कि निधि का फ़ोन उनके हाथ में आया, तो उन्होंने मैसेंजर पर हुई चैट पढ़ ली, और वहीं से उनको समझ में आ गया कि इसका अफेयर, उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ इस चीज़ को लेकर के। और उसके बाद वो बंदा फिर से मौका देता है अपनी वाइफ को, समझता है कि चलो गलती हो सकती है, एक बार हो गई गलती, हो जाता है। और उन्होंने एक बार और मौका भी दिया अपनी वाइफ को, उसको भी समझाया, जो जिम ट्रेनर था, क्योंकि कोई भी चीज़ का बात का पतंगड़ बना सकते थे। लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आदमी बच्चों का मुंह देख लेता है। शादी कोई 2-3 साल की नहीं थी, बहुत समय बीत गया था और सब कुछ अच्छा था। मैंने वीडियोस देखे हैं, लिटरली हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, साथ में हैं। वो अपने बेटे के लिए बाइक गिफ्ट कर रहे थे, अभी जब बर्थडे पार्टी थी उनके में, तो अपने बेटे के लिए बाइक लेके आए, सुपर स्पोर्ट्स बाइक लेके आए, गिफ्ट कर रहे हैं। घर में बहुत अच्छा, आप देख के लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है जिसमें क्या कहते हैं रीज़न मिला हो निधि को चीट करने का। वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। वो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, पूरे सोसाइटी में उसकी इमेज है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उधर सुमित का क्या था, सुमित ने देखा, सुमित को उठाया पुलिस ने। पुलिस तो जब पूछती उसके बाद तो फिर आप जानते हो वो तो बोलेंगे ही। तो सुमित का क्या रीज़न, सुमित ने क्यों किया, सुमित ने देखा कि भाई अच्छा एज जो थी अराउंड निधि की उस समय थी 37-38 आई गेस। तो और सुमित जो है वो इतनी एज का नहीं था, वो अर्ली 30s के अराउंड था, और वो जानता था निधि के बारे में, और ये भी जानता था कि जो हस्बैंड है उनके वो पैसे वाले हैं, पैसे कोई कमी नहीं, तो पैसा बहुत बड़ा फोकस था। अब सोचिए वो बाहर का व्यक्ति है, वो देख रहा है, उसका तो लालच जुड़ा हुआ है, और निधि यहाँ पे बहक गई, वो उसके साथ हो गई। और ये भी पता था कि इंश्योरेंस करा रखा है विनोद ने, तो इंश्योरेंस का पैसा अच्छा वो भी मिलेगा, और वो मिला भी। जब ये हुआ है, आप सोचिएगा, केस हुआ, मर्डर हो गया और क्लोज हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पहले लगा कि चलो एक्सीडेंट कर रहा था, गुस्से में मार दिया। कुछ लोगों के मन में था यार हिट एंड रन केस है। आप सोचो, हिट एंड रन में वैसे भी सज़ा बड़ी नहीं है, उसके लिए आप कोई मर्डर थोड़ी कर देगा और बड़ी सज़ा पा जाएगा। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन रीज़न क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केस बंद हो गया। जैसे ही ये चीज़ केस क्लोज हुआ, उसके बाद निधि जो है उस घर को छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे मोहल्ले शिफ्ट हो गई। उसने ये कहा कि मुझे ना अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, विनोद की बहुत याद आती है, इस घर में रह करके मुझे हर जगह बस जहाँ भी देखो तो मुझे उन्हीं की कमी लगती है। ये सब रीज़न जो होते हैं दे करके उसने वो घर छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ा? क्योंकि उस मोहल्ले में वो सुमित से तो मिल नहीं सकती थी। अब उसने नई जगह घर लिया ताकि वो उस बॉयफ्रेंड से वो आराम से मिल सके। बताओ। पुलिस को ये भी पता लगा कि मर्डर होने के 3 महीने बाद ये लोग साथ में मनाली भी घूमने गए। अरे भाई साहब, सोचिए। और बच्चों का क्या हुआ? बेटे को इसने क्या किया, जो फादर इन लॉ के पैसे थे वो पहले हड़प लिए। मतलब जो विनोद जी के फादर के पैसे थे वो उसका भी यूज़ किया अच्छा खासा, वो भी हड़पे। अपने जो बेटे को है वो चाचा के पास, यानी भाई के पास ऑस्ट्रेलिया में, विनोद जी के भाई के पास भेज दिया। बेटी छोटी थी, छोटे बच्चों की ऐसे भी समझ नहीं होती, तो वो साथ में थी। बेटा चला गया, बेटा बड़ा था तो समझ सकता था, उसको भेज दिया। अपना ये फ्री हो गई यहाँ पे, और ये अपना अलग रहने भी लगी, मनाली भी घूम आई, इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया, तो पूरी अय्याशी चल रही थी। बताओ। जो भाई हैं विनोद जी के, देखिए फैमिली में ना अंदर कहीं ना कहीं जो है, आप अगर देखो तो शक हो ही जाता है। और ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जो पर्सन होता है
जो कहीं ना कहीं अफेयर या इसमें पड़ा होता है लव एंगल में, तो चाल ढाल, हाव भाव, बातचीत बहुत कुछ बदल जाती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। प्लस क्या हुआ कि विनोद जी के जो भाई हैं प्रमोद जी, उन्होंने अपने कुछ, जो ऑस्ट्रेलिया रहते थे, हाँ जी, वही? ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्होंने अपने कुछ लोग लगा दिए। उनको वहाँ से खबर मिलती रहती थी कि ये क्या कर रही है। 3 महीने बाद अगर मनाली जा रही घर की बहू, पता तो लग ही जाएगा। सही बात है। तो ये शक नहीं होगा कि कहाँ गई, किसके साथ गई, सब पता लग जाता है, कुछ भी छुपता नहीं है। जो उसकी सारी हरकतें थी, भले ही उसने घर चेंज कर दिया, मोहल्ला चेंज कर दिया, जगह बदल दी, लेकिन सब पता लग जाता है। और वो प्रमोद जी पता करवा रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डाउट था। जब उन्होंने देखा और उन्होंने पुलिस को अप्रोच भी किया, अनफॉर्चुनेटली किसी ने उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया। पता है, पुलिस ने ही इग्नोर किया। उन्होंने वेट किया, उन्होंने कई बार अपील की, वेट करते थे कि कोई रिस्पॉन्स है, लेकिन पुलिस ने कोई कुछ भी नहीं किया। उसे मन का वहम मान लिया और करना ही नहीं चाहती पुलिस, काम कौन करे। तब जब ये IPS अजीत सर आए हैं, इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, फाइल खुलवाई, तब ये चीज़ें निकल के आई सामने बाप रे। कि ये बंदी। फिर उन दोनों को सजा हुई? अब केस चल रहा है एज यूजुअल। सज़ा तुरंत कहाँ होती है? ये अभी रिसेंटली हुआ है, मई में हुआ है, अभी मई 2024 में अभी खुलासा हुआ है, अभी कुछ महीने पहले ही, अभी कुछ महीने पहले हुआ है। 2021 में हुआ था, मर्डर हुआ है दिसंबर 2021 में, अब जाके पकड़े गए हैं। 2.5 साल तक इन्होंने बहुत ऐश काटी। बताओ। और ये मैसेज ना आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो CCTV फुटेज सामने आई। अब आप समझो, कोई मूर्ख होगा जो उस CCTV फुटेज से नहीं समझ सकता कि वाइफ इन्वॉल्व है। अगर उस समय ही जब ये हुआ था केस, जब देव सुनार जो ड्राइवर है, जब उसने गोली मारी थी, घर में CCTV कैमरा लगा है, अगर पुलिस वही चेक कर लेती तो ये क्लियर हो जाता। बीवी का इशारा जो था वो दिख जाता। इशारा था, आप थोड़ा पॉज करके रुक के देखोगे तो उसमें दिखेगा कि वो अंदर एंटर होता है। मैंने बड़ा जूम करके देखा, पॉज करके फ्रेम बाय फ्रेम देखा, तो रूम में एंटर होता है और वो धीरे से हाथ से उठा करके ऐसे इशारा करता है, ऐसे मतलब नमस्ते करता है। वो किचन में है, वो देख रही है, वैसे इशारा करती है, मतलब दोनों ने आई कांटेक्ट किया, उसने इशारा किया, उसके बाद वो अंदर के, उसने इशारा किया कि अंदर है, और वो अंदर जाता है और वो करता है। फिर उसके बाद उसकी एक्टिंग शुरू होती है। जिसने मर्डर करा और जो ट्रेनर था, उनका लिंक पता चला वो कौन था उसका? हाँ, ये भी केस था कि इसमें जब इन्होंने पता किया कि कैसे लिंक हुए, तो इन्होंने इसको हायर किया, जो ड्राइवर था, और उससे कहा कि तुम क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंट करो, एक्चुअली में एक्सीडेंट का पर्पस यही था कि एक्सीडेंट में ही मार दो। हाँ। उसी समय ही मारना था, लेकिन चूंकि बच गए तो प्लानिंग जो है फेल हो गई, और प्लस पकड़ गया तो उसको जेल भी हो गई। लेकिन इन्होंने बेल भी करवाई। इन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी फैमिली का जो खर्चा है और जो भी कोर्ट केस है वो हम देख लेंगे, बियर कर लेंगे। पैसे का लालच दिया, और तुम्हें कुछ होगा नहीं क्योंकि हिट एंड रन है तो उसमें बच जाओगे। लेकिन जब वो असफल हो गया प्लान, तो उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया। ऐसे करके पैसे का पूरा खेल इसमें चला। तो देव सुनार पैसे के लालच में आ गया उसमें वो, लेकिन खैर गलत करोगे तो आप फंसोगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक और, जब शक जो है विनोद जी के भाई को कन्फर्म हुआ ये चीज़ कि यार यही है, जब इस साल अराउंड मार्च में कोर्ट में हियरिंग थी कि यही देव सुनार वाली, तो निधि भराड़ा ने देव सुनार उस ड्राइवर को पहचानने से मना कर दिया। अच्छा, सोचिए, उसने पहचानने से मना कर दिया। अब आपने पहचानने से मना कर दिया, केस कमज़ोर हो गया, उसे छूट जाएगा। सोचिए, उसने मना कर दिया, वो जो शक था वो यकीन में बदल गया। और अच्छी बात क्या थी कि ऐसे अधिकारी आए पुलिस में जिन्होंने काम किया, क्योंकि एक्चुअली में तो उसके ये मना करने पर फिर ये डीप इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। जब उसे मना किया तो इनको शक हुआ। फिर थैंकफुली SP जो थे वो ईमानदार थे, तेज़ थे, तो ये सारे फैक्ट जब देखे तो क्लियर कट था। लेकिन पुलिस की इग्नोरेंस, मैंने जब ये केस कुछ लोगों से डिस्कस भी किया, और तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हो सकता है कि भाई आप जानते हो पैसा चलता है तो करप्शन है, उनको भी पैसे खिला दिए। हाँ, तो जो डिपार्टमेंट के लोग थे
जो अदर स्टेट के पुलिस के हैं जो फैमिली में हैं उनसे बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में CCTV लगा और पुलिस ने चेक नहीं किया है, तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, आप तभी कर सकते थे। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा कि करप्शन जो है वो किसी भी फैक्ट, किसी भी तथ्य को इग्नोर करवा सकता है। सही बात है भाई। CCTV था बड़ा। और एक और चीज़ अगर आप देखो तो कि निधि ने इतनी प्लानिंग करी, ये भूल गई कि कैमरा लगाए। या माइट भी उसको लगाओ कि कैमरे का जो एंगल है उसमें वो आएगी नहीं, क्योंकि वो किचन से छुप के इशारा कर रही है, तो वो उस दिमाग में होगा कि वो नहीं आएगी। लेकिन तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि विनोद भराड़ा जी, जिन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, इतने अच्छे इंसान होते हुए भी उनके साथ बहुत गलत हुआ। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मूव हुआ मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान करके। मुझे तकलीफ़ यही चीज़ की हुई कि कैसे किसी की फितरत जो है किसी की ज़िंदगी तबाह कर देती है। सही बात है। और इस केस में भी यही हुआ। और सोशल मीडिया में आप देखोगे तो हम लोग जैसे देखते हैं ना, हम लोग स्टोरी से, स्टेटस से जान जाते हैं कि इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप देखो तो जैसे आदमी उदास होता है तो उस तरह के पोस्ट डालने लगता है, उस तरह की शेर व शायरी लिखने लगता ही होता है। और सिंस वो फेसबुक में एक्टिव थे तो फेसबुक में मैं पोस्ट पढ़ रहा था, तो उस टाइमलाइन के अराउंड देख रहा था, तो मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि कब इनको ये पता लगा होगा, क्या चेंज आए होंगे। क्योंकि और जब आप साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालाइज करो तो मैंने देखा कि जैसे गणेश पूजा होती है, गणेश चतुर्थी होती है, तो विसर्जन होता है, तो उनकी अपनी वाइफ के साथ हर एक पूजा में, उनके फेसबुक प्रोफाइल में हर एक पूजा में वो लोग साथ में हैं, साथ में कर रहे हैं। और जो लास्ट वाली जो थी जब वो जीवित थे, जो गणेश विसर्जन था उसमें वो अकेले थे, अकेले की फ़ोटो थी। तो आप देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, पैटर्न होता है, वो समझ में आता है कि उसमें वो अकेले थे, उसमें वो नहीं थी। प्लस जिस तरह की वो शायरी जो डालने लगे थे पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रही थी कि अंदर अंदर शायद देखिए ये फिर अब ये सैड मोमेंट चल रहा है, इनको मालूम पड़ चुका है और लोग नहीं जान पाते कि वो क्या है। जो अपनी जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो हर चीज़ दिखा रहा है, दिख रहा है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फैमिली वाले कमेंट कर रहे हैं कि यार, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ है, जैसे एक पोस्ट था उसने फ़ोटो डाली वाइफ के साथ, उसमें लिखा किसी उनके फैमिली मेम्बर है कि इतनी अच्छी भाभी आपको किसी को नहीं मिल सकती, पंजाबी भाषा में सब कोई। और आप देखेंगे तो निधि भराड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, तो चेहरे सुंदर हैं, दिल कितने काले हैं, काम काले। सही बात है भाई। ये केस अंदर कलयुग तक जो चल रहा है भाई, कलयुग। अंदर तक हिला गया। बहुत से लोगों के कमेंट आए जब ये डॉक्यूमेंट्री कवर करी, तो कोई लस्ट को रीज़न मानता है, भाई लस्ट ही रीज़न है मेनली अगर देखा जाए तो। और हाँ, सबको अलग अलग रीज़न कि भाई लस्ट है, ग्रीड है, पैसा है, क्या है। और इतने सालों बाद अगर आप देखो तो इतने सालों बाद क्या रीज़न रहा कि अपनी अच्छी खासी लाइफ जो चल रही थी उसको छोड़ के इस अफेयर में पड़ना, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, आज आप जेल में हो, तो आपने लाइफ स्पॉइल कर ली खुद ही। सही बात है भाई।